हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन बिजनेस स्टडी क्लास। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 की, जो कि है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ यानी सहकारी समितियाँ। इससे पहले हम बात कर चुके हैं पार्टनरशिप की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की, तो क्या होती है। देखिए, दो शब्दों से मिलकर बनाए 2 वर्ड्स हैं यहाँ पे आते हैं। एक है सह, दूसरा है कारिता। ठीक है, सहकारिता जिसको हम इसको कहते हैं। सह का मतलब होता है मिलना, मिलकर। कार का मतलब क्या है, यहाँ कार्य करना, वर्किंग करना। ठीक है, यानी मिलकर कोई भी काम करना। यानी यहाँ पे एक वर्ड्स यूज किए जाते हैं, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए। ठीक है, इसी से हमारी जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो चलती है। क्लियर है। अदर वर्ड्स में बात करें तो जो सहकारी संगठन होते हैं उनका आधार क्या है कि जो व्यक्ति हैं, जो डिफरेंट पर्सन्स हैं, अपनी छोटी छोटी बचतों को वो क्या करते हैं, एक समिति बना लेते हैं। ठीक है, और जितनी भी अपनी सेविंग्स होंगी, स्मॉल सेविंग्स, ठीक है, वहाँ पे वो देते रहते हैं और एक बड़ी अमाउंट जो है वो इकट्ठी हो जाती है। और फिर जिस पर्सन को भी उसकी ज़रूरत होती है वो उसकी हेल्प के लिए उसको पैसे दे दिए जाते हैं। ठीक है, अब वो उनकी मर्जी है, वो उसका यूज़ किस काम के लिए करें। कहीं बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर सकता है वो। ठीक है, यानी उससे फिर उनको बेनिफिट मिलते हैं। ये आपस में ही हेल्प करने का एक तरीका है, लोगों का जो ग्रुप बना हुआ है। चलिए अब इसका क्लियरली मीनिंग देख लेते हैं। इट रेफर्स टू दी एडेड वॉलंटरी एसोसिएशन। इसका भी प्राय लोगों के ऐसे ऐच्छिक संघ से होता है, ऑफ पर्सन्स हु जॉइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। यानी जो सदस्यों की भलाई के उद्देश्य से, उनका अच्छा करने के लिए क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। क्लियर है मीनिंग। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे क्रेडिट कोऑपरेटिव्स हैं, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव्स हैं, हाउसिंग कोऑपरेटिव्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब बात करें कि इसके लिए एक्ट कौन सा है, तो ये जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट कौन सा है, 1912। इसके अकॉर्डिंग जो है इसकी वर्किंग होती है। लेकिन एक बात ध्यान में रखने की, जो बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र और मद्रास, यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होता। उनके जो है अलग हैं, जो अधिनियम है, जो एक्ट है वहाँ अलग जो है वो एप्लीकेबल है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे हमने बात की कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव, यानी सहकारी समितियाँ होती है जो उपभोक्ताओं से रिलेटेड है ना। तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि जो भी होल सेलर्स हैं, ठीक है, जो डायरेक्ट परचेज कर रहे हैं किससे, प्रोड्यूसर से, उत्पादक जिसको हम कहते हैं, तो उनको सही रेट पे, सही कीमत पे क्या मिल जाए, सामान मिल जाए। ठीक है, ऐसी जो क्रेडिट वाली होती है, लोगों को शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए लोन मिल जाए, उसके लिए होती हैं ये। प्रोड्यूसर उत्पादक है, उनके लिए भी इसी तरह से होती है कि उनको सही तरीके से क्या मिल जाए, रिसोर्सेज मिल जाएं। ठीक है, तो इनको ही हम क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। चलिए अब देख लेते हैं हम इसके कुछ और एग्जांपल्स। देखिए यहाँ पर 2 एग्जांपल्स और हैं। SCS स्टूडेंट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टूडेंट्स के लिए भी बनाई गई है एक ऐसी सोसाइटी। ठीक है, उनके वेलफेयर के लिए। इसी तरह से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, तो ये भी कुछ सोसाइटीज़ हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। उसके बाद है डेफिनेशन ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसकी परिभाषा क्या है। क्या बोला गया है, कोऑपरेशन इज ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि जो कोऑपरेशन है, सहकारिता है, एक उस प्रकार का संगठन है, वेयर इन पर्सन्स वॉलंटरली एसोसिएट टुगेदर, जहाँ अपनी इच्छा से वो क्या करते हैं, भाग लेते हैं, एज ह्यूमन बींग्स ऑन ए बेसिस ऑफ इक्वालिटी, किसके, व्यक्ति समानता के आधार पर, इक्वालिटी होती है समानता, फॉर द प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देमसेल्व्स। ठीक है, अपने जो आर्थिक हित है उसको क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए। यानी वो उनकी अपनी मर्जी होती है, कोई फोर्स नहीं होता, इच्छा है अपनी, आप जाना चाहते हैं उसमें, उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये डेफिनेशन किसने दी है, प्रोफेसर H. कलवर्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, यानी सहकारी संगठन की विशेषताएं क्या हैं। तो मीनिंग अगर क्लियर है तो हम बिल्कुल इजीली बता सकते हैं क्या है। फर्स्ट है, देखिए, वॉलंटरी मेंबरशिप। अभी हमने बात की
कि यहाँ अपनी इच्छा से होता है, कोई किसी को फोर्स नहीं करता ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। किसी भी टाइम पे आप क्या कर सकते हो, ऐड भी हो सकते हो, वहाँ आ सकते हो और छोड़ भी सकते हो, ठीक है। और अगर आप छोड़ कर जाते हो उसको, ठीक है, तो जैसे ही जाओगे आपको जो आपकी कैपिटल है वो वापस मिल जाएगी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और है यहाँ, कोई भी जो मेंबर है जैसे अपने जो शेयर्स है उसको किसी अदर व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है लीगल स्टेटस, कानूनी स्थिति क्या होती है, इसकी वैधानिक स्थिति क्या होती है। तो अभी हमने बात कर ली, ठीक है। कोई भी जो संघ है सदस्यों का वो अपने नाम के साथ सहकारी शब्द ऐसे यूज़ नहीं कर सकता। अभी हमने बात की थी एक्ट की 1912, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग क्या करवाना होता है, रजिस्ट्रेशन। अगर वो रजिस्ट्रेशन होगा तभी हम जो है इस तरह की कोई सोसाइटी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अपने नाम से ही फिर वो जो भी सोसाइटी होगी वो एसेट्स भी रख सकती है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, मुकदमा भी कर सकती है, केस करना चाहती है, कुछ भी, फिर सब कुछ पॉसिबल है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। अब दायित्व की बात करें तो जितने इनके शेयर्स होते हैं, अंश खरीदे होते हैं इन्होंने, ठीक है, या उनके द्वारा जितनी गारंटी, वहाँ तक जो है इनकी लायबिलिटी होती है, उससे ज़्यादा पैसा इनसे नहीं मांगा जा सकता। सपोज करिए किसी पर्सन ने 10 रुपीज़ के 100 शेयर्स लिए हैं, इट मीन्स कितने देने हैं उसको, 1000 देने हैं, उससे ज़्यादा उससे नहीं मांगे जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ है कंट्रोल, नियंत्रण। यानी तो यहाँ नियंत्रण की बात करें तो जो उसके मेंबर्स होते हैं ना, वो आपस में ही रहता है उनका एक दूसरे पे जो कंट्रोल है, ठीक है। या फिर वो क्या करते हैं, एक मैनेजमेंट, यानी उन्हीं में से होते हैं वो मेंबर्स, एक समिति बना ली जाती है जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट, ठीक है। फिर वो मैनेजमेंट क्या करते हैं, और वो बनती कैसे है, पहले जो मेंबर्स हैं जैसे इलेक्शंस किए जाते हैं ना, फिर सभी एक को चूज़ कर लेते हैं कि ये पर्सन बेटर है, जिसको वोटिंग ज़्यादा मिलती है वो उसमें बन जाते हैं मेंबर्स, ठीक है, उस समिति के। फिर उसके बाद वो आगे का जो भी प्रोसीजर है वो देखते हैं। तो कोई भी जो अदर पर्सन्स है फिर वो उसमें मनमानी नहीं कर सकते हैं, जो मैनेजमेंट कहेगी उस तरीके से काम होगा। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। मुख्य उद्देश्य इनका भी क्या होता है, सर्विस होता है, सेवा प्रदान करना होता है। ये अभी हमने बात की कि हेल्प के लिए होते हैं, चाहे वस्तुओं से रिलेटेड हो चाहे सेवाओं से रिलेटेड हो, ठीक है। और उचित लाभ वसूल करते हुए अपने सदस्यों की क्या करते हैं, ये सहायता भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इक्वलिटी ऑफ वोटिंग राइट, मताधिकार की समानता है। बात आती है कि वन पर्सन वन वोट, यानी एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है। प्रत्येक जो व्यक्ति है उसको एक मत डालने का अधिकार होता है, ठीक है। अंशों की संख्या का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि ज़्यादा शेयर ले रखे तो ज़्यादा वोट्स कर सकता है, ऐसा नहीं है, इक्वली राइट है वोटिंग का। नेक्स्ट है डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, लाभ का विभाजन। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि कैसे उसको डिवाइड किया जाता है, जो भी प्रॉफिट्स होंगे। सबसे पहली बात, जितना भी टोटल सरप्लस होगा उसका 1/4 जो हिस्सा है, ठीक है, वो कहाँ जाएगा, आपका जनरल रिजर्व में, वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये आप नोट करेंगे पॉइंट, 1/4 पार्ट, ठीक है। सेकेंड, उसके बाद पूंजी पे क्या दिया जाएगा, डिविडेंड, लाभांश जिसको हम कहते हैं, और वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका जो डिविडेंड आप देने वाले हो। क्लियर है। नेक्स्ट, उसके बाद जो कुछ भी बचने वाला है, ठीक है, वो डेवलपमेंट के लिए जितने भी आपने कोई काम करने हैं से फिर उनके लिए पैसा लगाया जाएगा, ठीक है, और वो भी 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर बाद में जो बचेगा वो बोनस के तौर पे किसको बढ़ जाएगा, मेंबर्स को बढ़ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 1/4 पार्ट क्या किया, जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया, उसके बाद जो बचा डिविडेंड दिया, फिर जो बचेगा उसको डेवलपमेंट के लिए खर्च होगा और वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और लास्ट में जो बचेगा वो बोनस के तौर पे पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कैश ट्रेडिंग, नगद व्यापार। यानी यहाँ जो है देखिए हमने बात की कि जो रिसोर्सेज है ना फाइनेंशियली वो कम होते हैं, ठीक है, तो ये ज़्यादातर कैश में ट्रेडिंग करते हैं, नगद ही होता है इनका व्यापार, ठीक है। लेकिन कोई कानूनी प्रबंध तो नहीं है कि उधार माल नहीं बेच सकते ये,
बेच सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से ये ज़्यादातर कैश में देना पसंद करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, वित्त की व्यवस्था। कहाँ कहाँ से इनको फाइनेंस मिलता है, नोट करें पॉइंट। एक तो जो शेयर्स दिए गए हैं मेंबर्स को, वहाँ से पैसा मिलेगा इनको। दूसरा, गवर्नमेंट से लोन ले सकते हैं, ठीक है, और ग्रांट मिलती है, या फिर गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती है। तो 3 चीज़ों से इनके पास पैसा आता है। नेक्स्ट है लास्ट, गवर्नमेंट कंट्रोल, सरकारी नियंत्रण। तो ऐच्छिक संघ है, ये अपनी मर्जी से उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन फिर भी जो हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता। जो भी बुक्स वगैरह हैं वो चेक होती हैं इनकी। ठीक है, हमने बात की ना 1912 एक्ट इसके साथ इसके पास है, उसके अकॉर्डिंग इसमें काम होता है। तो फिर वहाँ पे जो इनके डॉक्यूमेंट्स आए हैं, जो बुक्स बनाई है उन्होंने, वो सब चेक होंगी। और उसकी जो वार्षिक रिपोर्ट होती है, यानी एनुअल रिपोर्ट है, वो कहाँ जाएगी, रजिस्ट्रार के पास जरूर जाएगी। ठीक है, वहाँ वो चेक होती है। क्लियर है फीचर्स। चलिए अब बढ़ते हैं। फीचर्स आए, कैरेक्टरिस्टिक्स आए, सेम ही आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। इसके फ़ायदे क्या हैं अब, तो बिल्कुल इजी हैं। फर्स्ट है, देखिए, इजी फॉर्मेशन, ज़्यादा कोई लीगल इसके लिए फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, सिर्फ आपको क्या कराना है, रजिस्ट्रेशन ही करवाना है। ठीक है, आसानी से आप जो इस तरह की सोसाइटीज़ हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं। और जो अडल्ट भी हैं, वयस्क हैं, वो क्या करना है, आपने रजिस्ट्रेशन कराना है। कहाँ से, वही जो एक्ट बताया गया है 1912। ठीक है, कोई इसके लिए ज़्यादा महंगा प्रोसीजर नहीं है। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी, तो ये फ़ायदा है, जितना बनता है उतना ही पे करेंगे, उससे ज़्यादा आपसे मांग नहीं सकते। स्टेबिलिटी है, स्थायित्व की बात आती है कि यहाँ पे मेंबर्स आएँ जाएँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सोसाइटी आपकी चलती रहेगी। और नए मेंबर्स ऐड हो जाएंगे, है ना, कुछ जाएंगे कुछ आएंगे ऐसे। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रजातांत्रिक प्रबंध, यानी एक सदस्य एक मत, 1 पर्सन 1 वोट, ये राइट होता है उनका। ठीक है, तो अभी इस कंडीशन में जो सभी मेंबर्स हैं वो सभाओं में सब इकट्ठे होते हैं। ठीक है, प्रॉक्सी की बात करते हैं, प्रॉक्सी यहाँ बिल्कुल नहीं हो सकती। एक पर्सन को भी बात की ना, एक ही वोट डालने का अधिकार है, प्रॉक्सी यहाँ पे उसकी अनुमति नहीं है। नेक्स्ट है लेसर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कम क्रियात्मक खर्चे होते हैं यहाँ पे, ज़्यादा कोई खर्चे आते नहीं हैं। ठीक है, जो कुछ मेंबर्स होते हैं ऐसे बिना किसी फीस के, बिना किसी अमाउंट की, वो जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं। हमने बात की ना, मेन सर्विस ही होता है। फिर उनके जो सेल्स है उसको बढ़ाने के लिए एडवर्टीजमेंट की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और ना ही बैड डेट्स होने के चांसेस होते हैं। क्यों नहीं होते, क्योंकि जो सेल है वो ज़्यादा किस में होती है, कैश में होती है। कैश में सेल होगी तो बैड डेट्स के नो चांसेस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक टॉपिक। चलिए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, टैक्स एडवांटेज। कैसे मिलती है टैक्स में छूट, तो जो सहकारी समितियाँ होती हैं आय पर उनको छूट मिली हुई है, इनको स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस आदि में सब में क्या है, छूट है, वो टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, उसके बाद है सप्लाई ऑफ गुड्स एट चीपर रेट, सस्ती दर पर वस्तु उपलब्ध कराना। तो बिल्कुल सर्विस के लिए है ये, तो ज़्यादा महंगी नहीं होती जो वस्तु होती है। जो मार्केट रेट है, मार्केट रेट से कम में होती है। ठीक है ना, जो इनकी गुड्स होती है वो मार्केट रेट से कम में देते हैं। नेक्स्ट है चेक ऑन अदर बिजनेसेस, दूसरे व्यवसायों पर नियंत्रण बिल्कुल रखते हैं। ठीक है, एक जो सहकारी समिति है उसके समान दूसरे भी अगर व्यवसाय हैं, अपने माल का जो भी उनकी गुड्स का जो प्राइस होगा या क्वालिटी होगी वो उनको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसी ये सोसाइटीज़ बना रहे हैं ये जिस भी क्वालिटी के, उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे उससे क्या होगा, फिर वो उनकी चीज़ें नहीं बिक पाएंगी और इनकी बिकेंगी, तो सामान तो वो भी बेचना चाहते हैं, है ना। यानी अगर सिंपल से वर्ड्स में बात करें तो जो कंज्यूमर है, ठीक है, वो व्यवसायों की दया पर निर्भर नहीं है कि उनके ऊपर वो कोई दया दिखाएं, हाँ जी इनको ठीक देना चाहिए सामान, बल्कि उनके पास सहकारी समितियों के रूप में एक पावर है, वो हथियार के तौर पे जो ये सोसाइटीज़ है। ठीक है, इसीलिए बनी हुई है सोसाइटीज़। क्लियर। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन, आर्थिक विकेंद्रीकरण। ठीक है, सहकारी समितियों ने देश के धन को बड़े बड़े व्यवसायों के हाथों में क्या आने से बचाया हुआ है, डिसेंट्रलाइजेशन है। ठीक है, तो ये जो बड़े जिनकी बात कर रहे हैं कि बड़े बड़े बिजनेसेस हैं
उनके हाथों में नहीं गया, मोनोपोली नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, ठीक है। पहले जो सही हैं उपभोक्ता से ज़्यादा रेट में उनको बेच देते थे, ज़्यादा कमा लेते थे, है ना। लेकिन अब ये जो चीज़ है वो ख़त्म हो गई है, अब उनको सही रेट पे सही चीज़ मिल जाती है। ये फ़ायदा हुआ है इससे कोऑपरेटिव सोसाइटी से। क्लियर है यहाँ तक? ये थे इसके कुछ एडवांटेजेस। अब बात करते हैं कुछ लिमिटेशंस की। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इसका चैप्टर का। लिमिटेशंस क्या है? फर्स्ट है लैक ऑफ कैपिटल, ठीक है। लैक ऑफ कैपिटल यानी पूंजी की कमी रहती है। क्यों? हमने बात की कि फाइनेंशियली यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ये लोग जो हैं वो सीमित पूंजी ही लगा पाते हैं, लिमिटेड ही लगा पाते हैं जो कैपिटल है, ठीक है। और लाभांश की जो दर है वो भी कैसे होती है? सीमित होती है इनकी, ठीक है। तो ये वजह है, थोड़ी सी वो प्रॉब्लम रहती है कैपिटल वाली। देन इनकॉम्पिटेंट मैनेजमेंट यानी अकुशल प्रबंध। अब देखिए जिनको चूज़ किया गया है वो भी उन्हीं में से पर्सन्स है ना। तो कई बार एक्सपीरियंस नहीं होता, नॉलेज नहीं होती, इस वजह से जो मैनेजमेंट है वो अच्छा नहीं हो पाता है, तब भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं कई बार। ऐसे ही नेक्स्ट है कैश ट्रेडिंग। अब ज़रूरी नहीं है, देखिए आज के टाइम में ज़रूरी है कि कैश के साथ साथ क्रेडिट सेल भी की जाए, लेकिन इनका मेन क्या होता है? कैश का ही होता है, ठीक है। तो ये फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। कुछ लोग जैसे जो गरीब है, जो नहीं खरीद सकते, उनको उधार मान भी देना पड़ सकता है, कि क्रेडिट सेल भी करनी पड़ सकती है। लेकिन अब ये करते नहीं हैं तो फिर वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, राजनीतिक हस्तक्षेप। क्योंकि जो सहकारी समितियां हैं उसमें सरकार का भी धन लगा होता है, पैसा लगा होता है, ठीक है। तो जो सरकार है वो इन पर कंट्रोल करने के लिए क्या करती है? मैनेजमेंट एक कमेटी बना देती है ऐसी, ठीक है। जैसे ही कोई सरकार बदलती है, नई सरकार आती है, सदस्य भी नए आ जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस है ना वो बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो एक अच्छा साइन नहीं है। नेक्स्ट है लैक ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा की कमी है। कमी क्यों है? कि देखिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो जन समूह की एक संस्था है, यानी इसमें सारी पब्लिक आ जाती है, पब्लिक ग्रुप है ये। कोई भी जो मेंबर है इसके कार्यों में जो है पर्सनली इंटरेस्ट नहीं लेता, ठीक है। व्यक्तिगत प्रेरणा अगर उनको मोटिवेट ना किया जाए ना पर्सनली, तो चुपचाप बैठ जाएंगे, कुछ काम नहीं करेंगे वो, ठीक है। जिस उद्देश्य के लिए इसको हमने स्थापित किया, इस सोसाइटी को बनाया, वो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हमें अचीव नहीं हो पाएगा उस कंडीशन में, ठीक है। तो सबको मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, यानी जनता के विश्वास में कमी है। क्यों है? अभी बात की मैनेजमेंट वाली, ठीक है। तो राजनीति से प्रेरित होते हैं वो भी जो लोग होते हैं, तो उनका अगर बिहेवियर अच्छा नहीं है तो बिल्कुल लोगों का उसमें ट्रस्ट नहीं रहेगा, ठीक है। फिर लैक ऑफ सिक्रेसी, गोपनीयता का भाव है, कोई सीक्रेट नहीं होती। रिपोर्ट बनती है एनुअल, रजिस्ट्रार के पास जाती हैं तो कोई सिक्रेसी नहीं रही, सब बातें सामने आ जाती हैं क्या चल रहा है जो सोसाइटीज़ हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें, ठीक है। फिर है म्यूचुअल डिस्प्यूट्स, यानी आपसी झगड़े। तो इतने सारी जो सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, कई बार एक दूसरे की प्रॉब्लम की वजह से कोई अच्छा काम करे कोई नहीं करे, आपस में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं क्योंकि मिलके काम कर रहे हैं वो, है ना। तो स्वाभाविक है, कई बार अपने सेल्फिशनेस की बात आ जाती है, ठीक है। कुछ कोई कहता है कि ऐसा होना चाहिए, दूसरा विरोध भी कर देता है, अगेंस्ट बोल देता है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जो है कई बार डिस्प्यूट यानी जो झगड़े हैं वो हो जाते हैं, और इससे क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये थे इसकी कुछ लिमिटेशंस। तो अगर हम क्लियरली बात करें, भारत में जो है इंडिया के अंदर छोटी छोटी समितियाँ ही नहीं है, बड़े आकार वाले भी हैं इस तरह की जो सोसाइटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल हम बात कर सकते हैं इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव, ठीक है। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में IFFCO। आई से इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से ये सबसे बड़ी है यहाँ पे इंडिया के अंदर, जिसको हम कहते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इसकी जो कैपिटल है वो 250 करोड़ से क्या है ज़्यादा है। क्लियर है? तो देखिए जिस चीज़ के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है। तो अगर हम बात करें दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो गरीब लोग हैं, ठीक है, सीमित है जिनके पास संसाधन, उनके लिए ये ठीक है, अच्छा भी है क्योंकि उनको हेल्प मिल जाती है, एक तरह से सर्विस के लिए ये काम करते हैं, ठीक है। तो फ़ायदे भी हैं इसके और नुकसान भी हैं।
आई होप आपको ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।